हाँ बेटा, चलो स्टार्ट करो। चैप्टर नंबर कौन सा है आज हमारे पास में? सेकंड। चैप्टर नंबर कौन सा है अपना? सेकंड है, जिसका नाम क्या है? लॉस्ट स्प्रिंग है। देखो, कुछ बातें इसको चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हमें यहाँ पढ़नी पड़ेगी। स्प्रिंग है क्या? स्प्रिंग मतलब होता है वैसे तो बसंत ऋतु। स्प्रिंग मीन्स क्या होती है? बसंत ऋतु। लेकिन ध्यान देना, यहाँ खोया हुआ बसंत का मतलब क्या है, पहले वो समझो। देखो, हमारे अगर हम सीजन्स के बारे में बात करें, मौसमों के बारे में बात करें, तो सबसे अच्छा जो सीज़न होता है वो कौन सा होता है? स्प्रिंग। सबसे अच्छा सीज़न कौन सा होता है हमारा? स्प्रिंग होता है। लेकिन अगर हम अपनी एज को लेके चले, हमारी उम्र को लेके चले, तो उम्र में हमारे पास जो सबसे अच्छी हमारी जो एज होती है वो होता है हमारा चाइल्डहुड। क्या होता है हमारे पास में? चाइल्डहुड, बचपन। यानी यहाँ स्प्रिंग जो है ना, इसका मीन्स क्या, किससे लेके चल रहा है? चाइल्डहुड से, बचपन से, खोया हुआ बचपन, यूँ कह के चलो। लॉस्ट स्प्रिंग का मतलब किससे? खोए हुए बचपन से। अब हमारे पास यहाँ पर टू स्टोरीज है। कितनी कहानियाँ हैं यहाँ से? हमारे पास दो कहानियाँ हैं, अलग अलग कहानियाँ दोनों। स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड मतलब खोए हुए बचपन की हमारे पास दो कहानियाँ हैं। दोनों कहानियों के जो ऑथर है उनका नाम तो क्या है? अनीस जंग है। ऑथर का नाम क्या है हमारे पास? अनीस जंग। जिसका जन्म कहाँ कब हुआ है? 1944 में। वाज बॉर्न इन राउरकेला। राउरकेला, यहाँ पर इसका जन्म हुआ। एंड स्पेंड हर चाइल्डहुड, और इसने अपना बचपन और अपनी किशोर अवस्था, एडोलेंस, एडोलेंस का मतलब क्या होती है? किशोर अवस्था। इसने अपना बचपन और अपनी किशोर अवस्था बिताई कहाँ पे? इन हैदराबाद। कहाँ पे बिताई है? हैदराबाद में। सी रिसीव्ड हर एजुकेशन, उसने अपनी शिक्षा ली थी इन हैदराबाद, हैदराबाद में। एंड द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और कहाँ पे लिए? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका मतलब यूएसए के अंदर इसने अपनी फॉर्मल एजुकेशन ली है। हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स, के जो माता पिता थे दोनों क्या थे? वो भी राइटर ही थे, वो भी राइटर थे दोनों। अनीस जंग बिगैन हर कैरियर, अनीस जंग ने अपना जो कैरियर है वो शुरू किया एज ए राइटर। किसके तौर पर स्टार्ट किया था? एज ए राइटर, लेखक के तौर पर, इन इंडिया, भारत में। सी हैज़ बीन एन एडिटर, वो एक संपादक भी रही हैं, साथ ही साथ कॉलमनिस्ट भी रही है। कॉलमनिस्ट क्या होता है? न्यूज़पेपर के अंदर होता है, कॉलम में बताने वाले लोग होते हैं। कुछ अच्छे जो अच्छे कॉलमनिस्ट होते हैं उनकी कलम लिखी जाती है, जैसे कि राजस्थान पत्रिका में आज मैंने कलम आती है। तो इस प्रकार से कुछ स्तंभकार होते हैं। और मेजर न्यूज़पेपर्स किसमें? मुख्य मुख्य समाचार पत्रों में इन इंडिया, भारत में भी रही हैं, और साथ साथ अब्रोड का मतलब विदेश में भी रही है। अब्रोड मतलब विदेश। एंड हैज़ ऑथर्ड, और इन्होंने कई सारी बुक्स लिखी, सेवरल बुक्स, कई सारी बुक्स को इन्होंने रचना की है। द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्ट, ये याद जरूर रखना, इतना सब कुछ याद नहीं रहता कोई बात नहीं, लेकिन ये लाइन यहाँ से स्टार्ट कर लेना कि द फॉलोइंग इज एन एक्सेप्ट। ये जो आपके यहाँ पर दो कहानियाँ आ रही है ना, ये क्या है? अंश है। एक्सेप्ट मीन्स अंश है फ्रॉम हर बुक, जो उसकी किताब से लिया गया है। उसकी उस किताब का नाम क्या है जिसका शीर्षक है लॉस्ट स्प्रिंग? ठीक है, स्प्रिंग, लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, उसकी किताब का नाम है जिसमें से कहानियों को लिया गया है। हेयर सी एनालिसिस, जहाँ पर इन कहानियों में ये एनालिसिस करती है। एनालिसिस का मतलब विश्लेषण करना। किसका? द ग्रेंडिंग पॉवर्टी मतलब बढ़ती हुई गरीबी, एंड ट्रेडिशन, और परंपराएं, विच कंडम, जो अभी साबित कर देती है, दी चिल्ड्रन, बच्चों को, टू ए लाइफ, एक ऐसा जीवन जीने का, ऑफ एक्सप्लोटेशन, एक्सप्लोटेशन मतलब शोषण। इन बच्चों को एक शोषण का जो जीवन है ये जीने के लिए मजबूर कर देती है। क्या? ये परंपराएं। इनके बारे में हमको यहाँ पढ़ना है। तो चलिए मैं बता ही देता हूँ एक बार। दो कहानियाँ हमारे पास में, एक कहानी हमारे पास में साहिब की, और एक कहानी हमारे पास में मुकेश की। कितनी कहानी है हमारे पास? दो कहानी है, दो अलग अलग कहानियां हैं, जिसमें दोनों कहानियों में जो बच्चों का बचपन है ना उसके बारे में बात करेगा। क्योंकि चैप्टर जो है हमारे पास सीधा सीधा कह रहा है लॉस्ट चाइल्डहुड, यू कह दो खोया हुआ बचपन, दोनों में कहानी बात करेगा। तो जो पहली वाली कहानी है वो कहानी है किसकी? एक बच्चे की, जिसका नाम क्या है? साहिब। और जबकि जो बाद में पढ़ेंगे कल जो कहानी होगी हमारे पास, वो कहानी होगी दूसरा जो होगा, कौन सा होगा? मुकेश होगा। चलो आज पहले हम साहिब को ले लेते हैं। साहिब कौन है? पहली बात तो एक रैक पिकर है। कौन है? एक रैक पिकर। रैक पिकर क्या होता है? कचरा उठाने वाला। रैक पिकर कौन होता है हमारे पास में? कचरा उठाने वाला जो व्यक्ति होता है वो क्या कहलाता है? रैक पिकर। आप जनरली देखते होंगे इधर से उधर हमारे पास में खूब सारे बच्चे जो होते हैं वो इधर इधर भटकते रहते हैं, कचरा उठाते रहते हैं। वो रैक पिकर्स की यहाँ कहानी है। अब इस जो चैप्टर के संदर्भ में आई है उससे संदर्भ में कुछ बातें आपको मैं इंक्लूड कर दूं साथ के साथ ही।
ये रैक पिकर्स आए कहाँ से इतने सारे? क्या ये हमारे यहीं के लोग हैं? क्या ये रैक पिकर्स जो है इनको कहीं बाहर से भेजा गया? इतने सारे लोग आ कहाँ से गए, इतने सारे बच्चे आए कहाँ से? तो अगर सही तरीके से देखा जाए तो 1971 में जिस समय इंडिया पाकिस्तान का युद्ध हुआ, हमारी समय पर प्राइम मिनिस्टर थी कौन? इंदिरा गांधी। उस समय पर भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, साथ ही साथ पाकिस्तान के साथ साथ बांग्लादेश आज़ाद हुआ। याद करो उस समय, जिस पहले बांग्लादेश जो था वो भी पाकिस्तान का ही अंग था। बांग्लादेश किसका भाग था? पाकिस्तान का। पाकिस्तान की हुकूमत चलती थी बांग्लादेश के ऊपर। वैसे बांग्लादेश वाले जो थे वो आज़ाद होना चाह रहे थे। अब इंडिया बीच में पड़ता है, आपको पता है कहाँ बांग्लादेश और कहाँ पाकिस्तान। इंडिया जो था वो बीच में पड़ रहा था। अब बीच में पड़ता है इंडिया, तो उनका आना जाना लगा रहता था। इस वजह से इंडिया में आए दिन बम धमाके कभी क्या होते करते रहते थे। इधर से बांग्लादेश जो था उसके ऊपर बहुत ज़्यादा शोषण होता था। तो फिर बांग्लादेश भी आज़ाद होना चाह रहा था, किससे? पाकिस्तानियों से। अब इस चीज़ का फ़ायदा मिल गया किसको? इंदिरा गांधी को। इंदिरा गांधी ने मौके का फ़ायदा उठाया और दोनों तरफ से युद्ध छिड़वा दिया। बांग्लादेश वाले जो थे अपनी तरफ सपोर्ट करने वाले थे क्योंकि उनको भी आज़ाद होना था। पाकिस्तान वालों को खूब पीटा, खूब ढंग से हो गया था और 1971 में बांग्लादेश आज़ाद, इंडिया फ्री हो गया था उस चीज़ से। अब इनका आना जाना बंद। लेकिन जब तुम जानते हो कि जब युद्ध होता है तो ये तो सोचो मत कि केवल एक ही तरफ का नुकसान होता है। नुकसान उधर भी होता है, क्योंकि जब बांग्लादेश और पाकिस्तान में युद्ध चलेगा तो जो लोग वहाँ रहने वाले लोग होंगे उनके ऊपर जब गोला बारूद जाएगा तो वो लोग भी मरेंगे उसमें। तो ये युद्ध के डर से बहुत सारे जो लोग थे वो बांग्लादेश से बाहर भागने लगे वहाँ से। अब जब बांग्लादेश से बाहर निकलेंगे तो नज़दीक कौन सा देश पड़ रहा है? इंडिया। इसलिए बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बांग्लादेश से कहाँ गए? इंडिया में आ गए। अब इंडिया में आ गए तो इन लोगों के पास ना तो कोई दस्तावेज थे, डॉक्यूमेंट्स थे कि ये भारत के आदमी, भारत के नागरिक है। इस वजह से ये लोग जो है कहीं पर भी जहाँ पर इनको जगह मिल जाती है, झुग्गी झोपड़ियाँ कैसे भी कहीं ना कहीं जहाँ ये जीवन यापन कर सकते हैं, जहाँ अपना पेट गुजारा कर सकते हैं, वो लोग वहाँ पर रहने लग गए। यही वजह से बहुत सारे आपने देखेंगे झुग्गी झोपड़ियाँ ये बहुत सारी बन जाती है। अगर मैं इस समय की बात करूँ तो दिल्ली के आसपास वाले क्षेत्र में जहाँ आप देखोगे गाँव बिल्कुल नालियाँ हैं, गंदी बस्तियाँ हैं, वहाँ पर भी आप देखो ये लोग रह रहे हैं। के पास ना तो हो सकता है कोई डॉक्यूमेंट नहीं हो, पहली बात तो, नहीं तो ऐसा हो नहीं सकता। अगर सरकार होती तो इनके लिए भी कुछ करती, बट इनके पास क्या नहीं है? लीगल डॉक्यूमेंट्स नहीं है। हो सकता है कि लोग वहीं से आए हुए हों, वहाँ के भग के आ गए। अब भग के आ गए तो जिसके पास अपना खुद का दस्तावेज नहीं है तो उसके लिए कैसे सरकार जवाबदेही हो सकती है? वो कुछ करने वाले नहीं है। कुछ उन्हीं में से एक बच्चा है जिसका नाम क्या है? साहिब, जो कि कहाँ से आया हुआ है? बांग्लादेश से। कहाँ से आया हुआ है बच्चा? बांग्लादेश से आया है, ढाका से आया है। और कौन है ये बच्चा? कचरा उठाने वाला बच्चा है जो 1971 में 1971 में भाग के आ गए। कहाँ से? बांग्लादेश से। लेकिन इसमें कुछ और कहानी बताई गई है, लेकिन रियलिटी में यही हुआ था उस समय पर। चलिए स्टार्टिंग करते हैं। देखो कहानी क्या कह रही है हमारे पास में। ये कहता है कि समटाइम्स आई फाइंड ए रुपी इन द गार्बेज, कभी कभार मुझे कचरे के ढेर में से क्या मिल जाता है? 1 रुपए मिल जाता है। ये कौन कह रहा है? ये साहिब कह रहा है। ये साहिब का स्टेटमेंट है कि कभी कभार मुझे एक कचरे के ढेर में से क्या मिल जाता है? 1 रुपए मिल जाता है। तो लेखिका कहती है वाई डू यू डू दिस, तुम ये काम करते क्यों? वाई डू यू डू दिस, तुम ये काम करते क्यों? आई आस्क साहिब, मैं पूछती हूँ किससे? साहिब से। होम आई एनकाउंटर, जिससे मैं मिलती हूँ एवरी मॉर्निंग, प्रत्येक सुबह। एनकाउंटर का मतलब मुलाकात होना, जिससे मेरी मुलाकात कहाँ होती है? प्रत्येक सुबह मेरी मुलाकात उससे हो जाती है। जब मैं उससे पूछती हूँ तो भाई तुम ये क्यों करते हो? ये साहिब जो होता है वो मुलाकात कैसे होती है वो भी सुन लो। स्क्राउंजिंग फॉर गोल्ड इन द गार्बेज डंप्स। गार्बेज डंप्स, कचरे का जो ढेर होता है। गार्बेज का मतलब कचरा। कचरे का जो ढेर होता है उसमें ये छानबीन करता रहता है। स्क्राउंजिंग का मतलब क्या होता है? छानबीन करना, ढूंढता रहता है किसको? गोल्ड मतलब सोने को। अब एक तरीके से ये सोना तो उनको मिलने से रहा, लेकिन सोने का मतलब है कोई कीमती वस्तु,
जिससे बेच करके वो अपना जीवन, अपना खाना पीना जो है वो कर सके। बोतल वगैरह भी बहुत सारी होती है ना इसमें ना। तो वो उस कचरे के ढेर में सोने की तलाश में छानबीन करता रहता है ऑफ माई नेबरहुड, मेरे पड़ोस में। तो उससे मैं प्रत्येक सुबह मेरी मुलाकात होती है तो मैं उससे पूछती हूँ वाई डू यू डू दिस, तुम ऐसा क्यों करते हो। साहिब लेफ्ट इज होम लॉन्ग अगो, साहिब ने अपना घर जो था वो काफी लंबे समय पहले ही छोड़ दिया था। सेट अमिडस्ट द ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, साहिब का जो घर था वो था कहाँ पर, किसके बीच में, हरे मैदानों के बीच में। कहाँ पे, ढाका का। ढाका बांग्लादेश की राजधानी, ठीक है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका, ढाका के जो हरे भरे मैदान थे उनके बीच में इसका घर स्थित था। हिज होम इज नॉट इवन ए डिस्टेंट मेमोरी, अब अगर हम उसके घर की यादों को देखें तो उसकी घर की यादें जो है उसके दूर दूर तक नहीं आती उसे, क्योंकि उसे याद नहीं है मेरा घर कैसा दिखता है। हिज होम, उसका जो घर है, इज नॉट, वो नहीं है, अब किस में नहीं है, इन द इवन इन डिस्टेंट मेमोरी, यहाँ तक कि दूर दूर की यादों में भी उसके पास अब घर नहीं। भूल गया बच्चा ही तो आया था वो। देयर वर मैनी स्टॉर्म्स, वहाँ पर बहुत सारे ऐसे तूफान आए थे। दैट स्वेप्ट अवे, जो भाग करके ले गए। देयर फील्ड्स, उनके मैदानों को, एंड होम्स, उनके घरों को। हिज मदर टेल्स हिम, ऐसा उसकी माँ उसे बताती है, ऐसा उसकी माँ उसे बताती है। लेकिन मैंने जैसे कहानी बताई वो थोड़ा सा अलग ध्यान देना ना, ये चैप्टर के हिसाब से उसको कहा क्या क्या है कि उसकी माँ ने ये बताया कि भाई उनके तूफान वहाँ पर आ गए थे, जिससे बहुत सारे उनके खेत जो थे, उनके होम्स होते, उनके घर जो थे, उस वहाँ से चले गए, बह गए। दैट्स वाई, और इसी वजह से दे लेफ्ट, वो छोड़ करके वहाँ से आ गए थे, ठीक है। वो मैंने जो कहानी बताई वो रियलिटी वाली बेस पे थी। लुकिंग फॉर गोल्ड, किस लिए आ गए, सोने की तलाश में आ गए। इन द बिग सिटी, उस बड़े शहर में। वेयर, जहां पर ही नाउ लिव, जहां पर अब उस समय पर रहता है, उस बड़े शहर में वो आ गए। आई हैव नथिंग एल्स टू डू, अब इस बात का जवाब क्या मिल रहा है देख लो, कि तुम ये काम क्यों करते हो, पूछा था ना लेखिका ने, तो क्या जवाब देता है, आई हैव नथिंग एल्स टू डू, मेरे पास करने के लिए कुछ और काम है ही नहीं। नथिंग एल्स, कुछ नहीं है, कुछ और नहीं है टू डू करने के लिए। ही मटर्स, वह बुदबुदाता है, मटर मीन्स बुदबुदाना। लुकिंग अवे, वो भी दूर देखते हुए, दूर देखता रहता है, फिर कहता है मेरे पास कुछ ही नहीं है। तो लेखिका ने क्या कह दिया, गो टू स्कूल, जाओ भाई स्कूल जाओ। आई से, मैंने कहा गिलीबली मतलब लापरवाही से, मैंने क्या कह दिया उससे, लापरवाही से कहा, मुझे खुद नहीं पता मैंने क्यों बोल दिया, और मैंने कह दिया गो टू स्कूल, स्कूल जाओ। रियलाइजिंग, ये महसूस करते हुए, इमीडिएटली मतलब तुरंत, तुरंत मैंने ये महसूस करते हुए कि हाउ होलो द एडवाइस मस्ट साउंड, कि कितनी छिचली, कितनी खोखली मेरी ये सलाह जो है वो मुझे प्रतीत हुई। साउंड का मतलब प्रतीत होना, मेरी जो मैंने सलाह दी ना उसे, स्कूल जाओ ना भाई, लेकिन मुझे खुद ही ये रियलाइज हो गया इस चीज़ का कि मेरी सलाह किसी काम की नहीं है। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, क्या बोला बच्चा, कि भाई हमारे पास में कोई क्या नहीं है, स्कूल ही नहीं है। देयर इज़ नो स्कूल इन माई नेबरहुड, मेरे पास में कोई स्कूल ही नहीं है। वैन दे बिल्ड, और जब वो लोग स्कूल बनाएंगे, वन का मतलब कोई, जब वे कोई स्कूल बनाएंगे, आई विल गो, तो मैं चला जाऊंगा। ऐसा किसने कह दिया, साहिब ने। तो जवाब क्या आया, लेखिका की तरफ से जवाब आया, इफ आई स्टार्ट ए स्कूल, अगर मैं कोई स्कूल स्टार्ट करूं तो, विल यू कम, क्या तुम आओगे, अगर मैं कोई स्कूल स्टार्ट कर तो क्या तुम आओगे। आई आस्क, मैंने पूछा, हाफ जोकिंग, आधा मजाक करते हुए, मैंने बोल दिया उससे कि अगर मैं स्कूल स्टार्ट कर दूं तो क्या तुम आओगे। लेकिन फिर क्या होता उसके बाद में, वो क्या बोला, वो बोलता है यस, वो बोलता है यस मैं आऊँगा। ही सेज, वह कहता है मैं आऊँगा। स्माइलिंग ब्रॉडली, खुलकर मुस्कुराते हुए, ब्रॉडली मतलब खुलकर, खुलकर मुस्कुराते हुए वह कहता है कि हाँ मैं तो आऊँगा। ए फ्यू डेज लेटर, अब क्या होता है, कुछ दिन निकल गए ऐसे ही, कुछ दिनों के बाद में, आई सी, मैं देखती हूँ, हिम, उसे, रनिंग अप टू मी, मेरी तरफ दौड़ते हुए। कुछ दिन हो गए, कुछ दिनों बाद वो दौड़ता हुआ मेरी तरफ आ रहा है, और क्या कहता है मुझसे, इज अवर स्कूल रेडी, क्या आपका स्कूल तैयार है, आपने कहा था ना कि मैं स्कूल बनाऊंगी तो क्या तुम आओगे, क्या आपका स्कूल तैयार है। अब मैंने सोचा ठीक है इसका क्या जवाब दूँ, लेकिन मैंने क्या बोला, इट टेक्स लॉन्गर टू बिल्ड ए स्कूल, एक स्कूल को बनने में समय लगता है भाई, ये थोड़ी ना कि आज कल तुमसे कहा आज स्कूल तैयार हो जाएगी। इट टेक्स लॉन्गर, थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, टू बिल्ड ए स्कूल। आई से, मैं कहती हूँ, एम्बेरस्ड, क्या होते हुए, शर्मिंदा होते हुए। कैसे बोला मैंने ये,
शर्मिंदा होते हुए बोला। एट हैविंग मेड ए प्रॉमिस, क्यों शर्मिंदा हुई? एक ऐसा प्रॉमिस करने के बाद दैट वाज नॉट मीन्ड, जिसका कोई मतलब नहीं था। क्यों ही कर दिया मैंने प्रॉमिस, है ना, कि भाई मैं स्कूल बनाऊंगी तो क्या तुम आओगे, जिसका कोई मतलब भी नहीं था, मैं पूरा करने वाली थी नहीं, जिसका कोई मतलब भी नहीं था। एक ऐसा प्रॉमिस करने के बाद मैं क्या हुई, उससे शर्मिंदा हुई। बट लेकिन promises like mine abound in every corner of his bleak world, लेकिन मेरे जैसे वादे, promises like mine, मेरे जैसे वादे, अबाउंड वो तो पड़े रहते हैं, मेरे जैसे वादे जो हैं वो तो पड़े रहते हैं, इन एवरी कॉर्नर, प्रत्येक कोने में, ऑफ इस ब्लीक वर्ल्ड, उसकी उस नीरस दुनिया का, उसकी उस नीरस दुनिया के प्रत्येक कोने में मेरे जैसे वादे तो वैसे ही पड़े रहते हैं, क्योंकि लोग बाग उससे बहुत सारे वादे कर करके जाते हैं, कोई भी वादा पूरा होता नहीं है। तो मेरे जैसे वादे बहुत सारे लोग करके गए हैं उसकी उस नीरस सी दुनिया में। नीरस क्यों है? कि भाई कोई उसकी लाइफ ही वैसी है, बोरियत से भरी हुई, तो उसकी इस नीरस दुनिया में मेरे जैसे वादे जो है उसके प्रत्येक कोने में पड़े रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं थी। आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, काफ़ी महीने उसको जानने के बाद, आफ्टर मंथ्स ऑफ नोइंग हिम, काफ़ी महीने उसको जानने के बाद, आई आस्क हिम, मैं उससे पूछती हूँ, हिज नेम, उसका नाम, मैं उससे उसका नाम पूछती हूँ। क्या नाम बताता है मुझे वो? साहिब ए आलम। क्या नाम बताया उसने अपना? साहिब ए आलम उसने नाम बोला। इस नाम का मतलब क्या है सुन लो। ही अनाउंसेस, वह कहता है, वह घोषणा करता है, वह कहता है कि मेरा नाम क्या है? साहिब ए आलम। ही डज नॉट नो, वह नहीं जानता, वाट इट मीन्स, कि उसका इस नाम का मतलब क्या है। उसे नहीं पता कि साहिब ए आलम का मतलब ही क्या होता है। इफ ही न्यू, अगर वह जानता, इट्स मीनिंग, इसका अर्थ, अगर उसे पता होता अपने नाम का मतलब, इट्स मीनिंग, इसका नाम का मतलब पता होता, क्या है इसका मतलब? लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। साहिब ए आलम का मतलब क्या है? लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। अगर उसे इसका मतलब पता होता, ही वुड हैव ए हार्ड टाइम बिलीविंग इट, तो इसे इस बात पर विश्वास करने में बहुत ज़्यादा कठिन समय लग जाता। उसे विश्वास ही नहीं होता इस बात के लिए कि मेरा नाम का मतलब ही क्या है? इस ब्रह्मांड का स्वामी, लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड का स्वामी, उसके नाम का मतलब है साहिब ए आलम का, लेकिन नहीं पता उसे। अनअवेयर ऑफ व्हाट हिज नेम रिप्रेजेंट्स, उसका नाम जो है किस चीज का प्रतिनिधित्व करता है, इस बात से अनजान। अनअवेयर का मतलब अनजान, किस बात से अनजान है? और व्हाट इज नेम रिप्रेजेंट, कि उसका नाम जो है किस चीज का प्रतिनिधित्व करता है। रिप्रेजेंट करना, रिप्रेजेंट का मतलब प्रतिनिधित्व, कि उसका नाम जो है वो किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, प्रतिनिधित्व करता है, इस बात से अनजान। ही रोम्स, वह इधर उधर घूमता रहता है। रोम मीन्स इधर उधर घूमना। द स्ट्रीट्स कहाँ पर घूमता रहता है? गलियों में। विद इज फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ, अपने दोस्तों के साथ इधर से उधर गलियों में घूमता रहता है। और एन आर्मी ऑफ बेयरफुट बॉयज, और ये फ्रेंड्स क्यों क्या है पूरी, ये एक आर्मी है, एक बटालियन, एक सेना की टुकड़ी है, ऑफ बेयरफुट बॉयज, नंगे पैर वालों की, नंगे पैर वाले लड़कों की क्या है, पूरी पूरी एक आर्मी है। वुड अपेयर लाइक द मॉर्निंग बर्ड्स, और ये बच्चे जो लोग हैं ना, ये बॉय जो है, ये प्रकट तो होते हैं किसकी तरह? बिल्कुल मॉर्निंग बर्ड्स की तरह, जैसे सुबह सुबह पक्षियों को देख लो, एक साथ आपको दिखाई दे जाएंगे, उनकी तरह ही प्रकट होते हैं। एट डिसअपेयर एट नोन, और दोपहर तक गायब, दोपहर को गायब हो जाते हैं। ऐसे बच्चों की तरह है। ओवर द मंथ्स, कई सालों तक, आई हैव कम टू रिकॉग्नाइज, मैंने पहचाना है, ईच ऑफ देम, उनमें से प्रत्येक को, मैंने कई सालों तक इनमें से प्रत्येक को पहचान लिया है, मतलब मैंने सबको देख लिया कौन सा बच्चा क्या है। अब उनमें से क्या है, मैं किसी एक से पूछती हूँ, लेखिका नाम क्या है? अनीस जंग। मैं पूछती हूँ उनमें से कि वाई आरंट यू वियरिंग चप्पल्स, कि भाई तुम चप्पल क्यों नहीं पहनते हो? वाई आरंट यू वियरिंग चप्पल्स, तुमने यहाँ पर चप्पलें जो है वो क्यों नहीं पहन रखी है? आई आस्क वन, मैं उनमें से एक से पूछती हूँ। तो क्या जवाब देता है वो? माई मदर डिड नॉट ब्रिंग दैम डाउन, मेरी माँ जो है नीचे उतारती ही नहीं है, मेरी माँ जो है डिड नॉट ब्रिंग दैम डाउन, उनको नीचे नहीं उतारती, फ्रॉम द सेफ, कहाँ से? ताक पर से। सेफ मतलब ताक, आलिया जिसे कहते हैं अलमारी, है ना, उस पर से नीचे नहीं उतारती। ही आंसवर्स, वह कहता है, सिंपली मतलब सहज भाव से, सरल भाव से,
उसने कह दिया मेरी माँ उतारती नहीं। अब इतने में कोई दूसरा बच्चा बोल पड़ता है, उसने तो बोल दिया कि मेरी माँ उतारती नहीं है, इतने में दूसरा बच्चा बोल पड़ता है, वो कहता है इवन इफ सी डिड, भले ही वो उतार दे, इवन इफ, भले ही, सी डिड, अगर वो उतार भी दे, ही विल थ्रो दैम ऑफ, तो ये ऐसा है उनको उतार फेंक देगा, उनको ऐसे फेंक आएगा। भले ही सी डिड वो ऐसा कर दे, यानी कि उसकी माँ अगर भले उतार भी देना तो ही विल थ्रो दैम ऑफ, यह है उनको फेंक आएगा, फेंक देगा। एड्स अनोदर, दूसरा बच्चा बोलता है हु इज वियरिंग शूज, जिस बच्चे ने पहने हुए हैं, जूते पहने हुए हैं, वो बच्चा बोल रहा है जिसने जूते पहने हुए कि अगर इसको भी देगी ना माँ तो ये फेंक आएगा। और उस बच्चे ने जूते पहने हुए दैट दैट डू नॉट मैच, और जूते भी ऐसे हैं जो दोनों आपस में क्या नहीं करते, मैच नहीं करते, कोई कौन सा जूता उठा लाया, कोई कौन सा जूता उठा लाया, वो मैच नहीं करते, वो बच्चा कह रहा है। वैन आई कमेंटेड ऑन इट, और जब मैं उसके ऊपर टिप्पणी करती हूँ कि भाई तुमने अलग अलग जूते क्यों पहन रखे हैं, ये अलग कंपनी का है, वो कोई अलग रंग का है, तुमने अलग अलग जूते क्यों पहन रखे हैं, जब मैं इस बात पर टिप्पणी करती हूँ, ही सफल्स हिज फीट, तो अपने पैरों को आगे पीछे करने लग जाता है। सफल्स का मतलब आगे पीछे करना, वो अपने पैरों को आगे पीछे करने लग जाता है। एंड सेज नथिंग, और फिर कुछ भी नहीं कहता। आई वांट शूज सेज ए थर्ड बॉय, इतने में तीसरा लड़का बोल पड़ता है, तीसरा कहता है मुझे भी क्या चाहिए, शूज चाहिए, जूते चाहिए। कौन कहता है ये, तीसरा लड़का कहता है, सेज ए थर्ड बॉय, तीसरा लड़का कहता है हु हैज नेवर ऑन्ड ए पेयर ऑल हिज लाइफ, इस लड़के ने अपने पूरे जीवन में कभी भी एक जोड़ी जूता कभी नहीं रखा है, इसके पास कभी नहीं आए। ऑन का मालिक, ऑन का मतलब होता है मालिक होना, ये बच्चा जो है कभी मालिक नहीं बना है किसका, एक जोड़ी जूतों का भी कभी और अपनी लाइफ में नहीं रखा है उसने। ट्रैवलिंग अक्रॉस, ट्रैवलिंग अक्रॉस, कहाँ है मक्खी, कहाँ बैठ गई। चलो कोई नहीं, ये तरह से है तो। ट्रैवलिंग अक्रॉस द कंट्री, देश भर में घूमने के दौरान, आई हैव सीन चिल्ड्रन, मैंने बच्चों को देखा है, वॉकिंग बेयरफुट, कैसा देखा है मैंने, पे चलते हुए कैसा, नंगे पैर। लिखेगा कह रही है मैंने पूरे देश भर में खूब घूमी हूँ मैं, और पूरे घूमने के दौरान मैंने बच्चों को कैसा देखा है, बेयरफुट देखा है, नंगे पैर देखा है, इन सिटीज, शहरों में देखा है, ऑन विलेज रोड्स, गांव की सड़कों पर भी मैंने नंगे पैर बच्चों को दौड़ते हुए देखा है। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, ऐसा नहीं है उन बच्चों के पास पैसा है, पैसे कमी नहीं है, पैसे कमी है। इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, ये पैसे की कमी की वजह से नहीं है, बट ए ट्रेडिशन, बल्कि क्या बन गई, एक परंपरा, क्या बन गई, एक परंपरा बन गई, क्या करने की, टू स्टे बेयरफुट, नंगे पैर रहने की, नंगे पैर रहने की क्या बन गई, एक परंपरा बन गई है। इज वन एक्सप्लेनेशन, ये क्या है, एक स्पष्टीकरण है, क्योंकि अगर नंगे पैर नहीं रहेंगे बच्चे तो उनको भीख कैसे मिले, है कि नहीं है भाई, तरस भी तो आना चाहिए लोगों को, तरस आएगा तभी तो बच्चों को कुछ मिलने वाला है। तो नंगे पैर रहने क्या बन चुकी है, एक परंपरा बन चुकी है। आई वंडर, मुझे तो आश्चर्य होता है इस बात पे कि इफ दिस इज ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, मुझे तो इस बात के लिए आश्चर्य होता है, क्यों, कि केवल एकमात्र ये सब इसलिए है क्योंकि एक बहाना है, ये एक क्या है, एक बहाना, एक्सक्यूज है क्या करने का, टू एक्सप्लेन अवे परपेचुअल स्टेट ऑफ पॉवर्टी, परपेचुअल का मतलब होता है स्थाई, स्टेट का मतलब स्थिति, और पॉवर्टी, पॉवर्टी मतलब गरीबी की, तो गरीबी की स्थायी स्थिति को व्यक्त करने का एकमात्र बहाना है। अगर केवल सब इसके लिए है तो ये मुझे इस बात के लिए क्या होती है, हैरानी होती है कि आप केवल नंगे पैर रह करके आप ये दिखाना चाह रहे हो कि हम लोग क्या है, गरीब है। मुझे इस बात पे क्या होती है, हैरानी होती है। इस बात पे लेखिका जो है वो एक स्टोरी को याद करके सुना रही है आपके सामने। लेखिका कहती है कि आई रिमेंबर, मुझे याद आ जाती है, एक स्टोरी, एक कहानी, एक मैन, एक आदमी की, फ्रॉम उदीपी, जो कहाँ का आदमी था, ये उदीपी का। अब एक उदीपी का आदमी जो था उसने कोई कहानी सुनाई थी लेखिका को, वो कहानी को यहाँ उसने बताया है कि मुझे याद आ जाती है कहानी, एक आदमी ने जो कहाँ का था, उदीपी का था, वंस टोल्ड मी, उसने मुझे सुनाई थी कभी, उसने मुझे कभी सुनाई थी वो कहानी। अब उदीपी का जो आदमी था उसकी कहानी को लिया है, यहाँ ध्यान रखना।
एज ए यंग बॉय, जब वो एक छोटा बच्चा था, ही वुड गो टू स्कूल, वो स्कूल में जाया करता था। वो आदमी के बारे में बात हो रही है अब, कि जब वो छोटा बच्चा था तो वो स्कूल जाया करता था। पास्ट एन ओल्ड टेम्पल, किसके पास से होकर गुजरता था? एक पुराने से मंदिर के पास से। वेयर, जहाँ हिज फादर वाज ए प्रिस्ट, और वहीं पर उसका पिता जो था वो क्या था? पुजारी। उसी जगह पर उसी मंदिर में उसका पिता जो था वो पुजारी था। ही वुड स्टॉप ब्रीफली एट द टेम्पल, अब बेटा था तो मंदिर पर वो थोड़ी बहुत देर समय के लिए रुक जाया करता था। ब्रीफली मतलब संक्षिप्त समय के लिए वो रुक जाता था एट द टेम्पल, टेम्पल मंदिर पर। एंड प्रे फॉर ए पेयर ऑफ शूज, और वहाँ मंदिर पे प्रार्थना करता देवी के आगे, एक जोड़ी मुझे क्या मिल जाए? शूज मिल जाए। 30 ईयर्स लेटर, 30 साल के बाद, 30 साल के बाद आई विजिटेड हिज टाउन, लेखिका कह रही है मैं खुद गई। 30 साल के बाद मैं कहाँ गई? उदीपी। 30 साल के बाद लेखिका खुद कहाँ गई? उदीपी गई, उसके कस्बे में गई। एंड द टेम्पल, और उस मंदिर में गई। विच वाज नाउ ड्रॉन्ड इन एयर ऑफ डिजोलेशन, अब ये मंदिर जो था वो एक तरीके से बिल्कुल उजाड़पन, डिजोलेशन का मतलब क्या होता है? उजाड़पन कह दो या सुनसान कह दो, उजाड़पन या सुनसान। ये मंदिर जो था बिल्कुल उजाड़पन या सुनसान का जैसा माहौल जो था उसमें डूब गया था। ड्रोन का मतलब क्या होता है? डूबना। एक ऐसा बिल्कुल मतलब वहाँ पर कोई आता जाता ही नहीं था, बिल्कुल एकांत सुनसान वाला जो माहौल होता है उसमें डूब गया था ये मंदिर। इन द बैक यार्ड, जब मैं पीछे की तरफ गई मंदिर के, वेयर लिव्ड द न्यू प्रिस्ट, जहाँ पर अब कौन रहता था? नया पुजारी। जब मैं मंदिर के पीछे वाले भाग में गई जहाँ पर नया पुजारी रहता था, देयर वर रेड एंड वाइट प्लास्टिक चेयर्स, वहाँ पर क्या पड़ी हुई थी? लाल रंग की, सफ़ेद रंग की क्या पड़ी हुई थी? कुछ प्लास्टिक की चेयर्स पड़ी हुई थी। ए यंग, ए यंग बॉय ड्रेस इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, और क्या देखा मैंने वहाँ पर? एक युवा लड़का ड्रेस, जिसने, एक युवा लड़का मतलब एक युवा नहीं, छोटा सा बच्चा जो था, ड्रेस वो पहने हुए था इन ए ग्रे यूनिफॉर्म, क्या पहने हुआ था? सलेटी रंग की यूनिफॉर्म पहने हुआ था वो। अब इसका मतलब ये भी कोई स्कूल का बच्चा है, यूनिफॉर्म पहना हुआ है। तो एक छोटे बच्चे को मैंने देखा पीछे जो सलेटी यूनिफॉर्म पहना हुआ था, वियरिंग सॉक्स एंड शूज, और क्या पहने हुआ था? सॉक्स एंड शूज, जूते और जुराब जो था वो पहने हुए था। अराइव्ड, वो बच्चा आया, पेंटिंग कैसे आया? हाफते हुए। कैसा आया वो बच्चा? हाफते हुए आया। एंड थ्रू हिज स्कूल बैग, और इस बच्चे ने आकर के अपना स्कूल का बैग जो था वो फेंक दिया ऑन ए फोल्डिंग बेड, एक फोल्डिंग बेड के ऊपर, फोल्डिंग बेड जिसको अपन समेट लेते हैं आराम से, है ना, वो फोल्डिंग बेड के ऊपर आकर के उसने स्कूल बैग को फेंक दिया। लुकिंग एट द बॉय, उस लड़के को देख करके, देखते हुए, आई रिमेंबर्ड, मुझे याद आ गई, द प्रेयर, वो प्रार्थना, अनोदर बॉय हैड मेड, जो दूसरे लड़के ने की थी, टू द गॉडेस, किसके सामने? देवी के सामने। मतलब कौन सी प्रार्थना? वो बच्चे वाली प्रार्थना पहले जो कर रहा था, कौन? अब एक्चुअल बात यह है कि ये जो आदमी है ना, जो पहले बच्चा था वो पुजारी बन चुका है, जो पहले बच्चा था वो पुजारी बन चुका है, अब ये पुजारी का बेटा है एक्चुअल में। कि मुझे वो याद आ गई वो प्रार्थना जो दूसरे लड़के ने की थी, किसके आगे? देवी के आगे, मतलब इसके पिता ने की थी। When he had finally got a pair of shoes, जब उसे अंत में क्या मिल गया था? एक जोड़ी जूता मिल गया था। Let me never lose them, और क्या बोला था उसने? कि मैं दोबारा कभी भी इन जूतों का क्या नहीं करूंगा? खो नहीं, उसने ऐसा कहा था देवी के आगे। और यहाँ लेखिका वापस उसके कस्बे में गई है, तो एक तरीके से पिता पुत्र वाली बात हो गई है यहाँ। द गॉडेस हैड ग्रांटेड हिज प्रेयर, देवी ने तो उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया था। ग्रांट करना मतलब स्वीकार करना, देवी ने उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया था। यंग बॉयज लाइक द सन ऑफ द प्रिस्ट, आ गए ना, क्या नाम से? युवा बच्चे, छोटे बच्चे, किसकी तरह? लाइक द सन ऑफ द प्रिस्ट, पुजारी के बेटे की तरह जो छोटे बच्चे थे। नाउ वर शूज, अब तो वो तो जूते पहने हुए थे, बट लेकिन मैनी अदर्स, लेकिन बहुत सारे अन्य बच्चे भी हैं, लाइक रैक पिकर्स, किसकी तरह? कचरे उठाने वाले बच्चों की तरह। इन माई नेबरहुड, जो मेरे पड़ोस में है, रिमेन शूलेस, वो अभी भी कैसे हैं? शूलेस है। शूलेस मतलब जूतों के बिना है। भाई पुजारी का बेटा है, उसकी कृपा तो हो गई पूरी, उसकी रिक्वेस्ट को तो एक्सेप्ट कर लिया गया, उसके पास तो जूते पहुंच गए,
लेकिन अभी भी मेरे पड़ोस में वो रैक पिकर्स है जो अभी भी कैसे हैं, शूलेस है, जूतों के बिना है। अब यहाँ से मैंने जो बात की थी वो ये आ रही है, देखो, माई एक्वेटेंस विद द बेयरफुट रैक पिकर्स। मेरा परिचय, एक्वेटेंस का मतलब क्या होता है, परिचय। मेरा परिचय जो है विद द बेयरफुट रैक पिकर्स, किसके साथ, उन नंगे पैर चलने वाले, उन कचरा उठाने वाले बच्चों के साथ मेरा परिचय जो है, लीड्स मी, मुझे ले जाता है, टू सीमापुरी, किस जगह पर ले जाता है, सीमापुरी। ये एक बड़ा क्वेश्चन ध्यान रखना, अपने एग्जाम में आ भी सकता है। सीमापुरी, इस सीमापुरी के बारे में क्या क्या आपने पढ़ा है, पूरा नीचे तक पैराग्राफ है, आप अच्छी तरह के वर्ड को देखना है यहाँ से, कि मुझे इन कचरा उठाने वाले जो बच्चे हैं इनके साथ मेरा परिचय जो है मुझे कहाँ की ओर ले जाता है, सीमापुरी की ओर। सीमापुरी क्या है, एक प्लेस, एक जगह है ऑन द पेरिफेरी ऑफ दिल्ली, दिल्ली, दिल्ली के क्षेत्र में एक जगह है ये, दिल्ली के परिधि में, पेरिफेरी को क्या बोलते हैं, परिधि कह दो या क्षेत्र कह दो, दिल्ली की परिधि में एक क्षेत्र है जिसका नाम क्या है, सीमापुरी, दिल्ली का एरिया में, ठीक है। यट माइल्स अवे फ्रॉम इट, फिर भी ये दिल्ली से मीलों दूर है, फिर भी दिल्ली से क्यों है, क्या है ये, मीलों दूर। कैसे है, सुन लो। अभी एक तरफ तो है तो दिल्ली के क्षेत्र में ही, और डिस्टेंस के हिसाब से देखोगे तो दिल्ली के आसपास ही है, लेकिन दूसरी तरफ आप देखोगे दिल्ली में सारी भौतिक सुख सुविधाएं आपको मिल जाती है, बड़े बड़े आपने मकान देखे होंगे, फ्लैट देखे होंगे, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, सब कुछ आपके पास फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो जाती है। एक व्यक्ति का जीवन स्तर कितना अच्छा है, वो दिल्ली दिल वालों का नगरी, जो अच्छी तरह सारे लोग रहते हैं। दूसरी तरफ आपके पास में एक जगह कौन सी है, सीमापुरी। ये वो जगह है जहाँ पर स्लम है, गंदी बस्तियाँ हैं, नालियाँ हैं, वैसे ही नाली में पड़े हुए हैं बच्चे हैं, जहाँ पर झुग्गी झोपड़ियाँ बनी हुई हैं, ना खाने पीने की कोई व्यवस्था है, जो बस बाहर कुछ कर लाते हैं उसी से खा पी लेते हैं। समझ रहे हो बात को। ये वो लोग हैं जो बिल्कुल सरकार की फैसिलिटी से दूर है। हो सकता है, क्यों दूर है, क्योंकि हो सकता है इन लोगों के पास में यहाँ की नागरिकता नहीं है। ये वो लोग हैं जो बांग्लादेश से आकर के रहे हो 1971 में, अब ये यहाँ के नागरिक नहीं है, तो इनके पास क्या नहीं है, अपना आईडी कार्ड नहीं है। फिर भी कई बार क्या होता है, गवर्नमेंट्स जो होती है, सरकार जो होती है, वो क्या करती है, इन लोगों को कैसे न कैसे जैक जुगाड़ करवा करके इनको राशन कार्ड में, इनका नाम, राशन कार्ड इनका बनवा देते हैं, उससे ये कुछ लोग जो होते हैं अपना वोटर आईडी कार्ड बनवा लेते हैं, और कैसे न कैसे खाने पीने की सामग्री को जुटा लेते हैं। ये वो लोग हैं, लेकिन एक्चुअल में ये यहाँ के नहीं है, ये कहीं बाहर से कहाँ से, बांग्लादेश से आए हुए वो लोग हैं, ठीक है। ये आपको इसमें देखने को मिलेगा। देखो, तो मेरा परिचय किसके साथ, नंगे पैर रैक पिकर से जो साथ मेरा जो परिचय है मुझे ले जाता है किस क्षेत्र में, सीमापुरी में। सीमापुरी कौन क्षेत्र है, एक ऐसी जगह है जो किस परिधि में है, दिल्ली की परिधि में है, बट फिर भी दिल्ली से क्या है, काफ़ी मीलों दूर है। मीलों दूर क्यों है, क्योंकि फैसिलिटीज़ नहीं है। क्या नहीं है, सीमापुरी में फैसिलिटीज़ नहीं है, जबकि आप देखोगे दिल्ली के अंदर अच्छी खासी फैसिलिटीज़ है। मेटाफोरिकली मतलब उपमा की दृष्टि से है ये चीज़, उपमा की दृष्टि से दिल्ली से ये काफ़ी दूर है, लेकिन रियलिटी में डिस्टेंस के हिसाब से तो सीमापुरी है किस में, दिल्ली में है, ठीक है। इसलिए कहा है इसमें, तो वो लोग हु लिव हेयर जो यहाँ पर रहते हैं, आर स्क्वेटर्स, वो कैसे है, अवैध है। पहली बात तो कैसे है वो लोग, अवैध है, गैर कानूनी है, मतलब उनके पास नहीं है कुछ भी। जो लोग यहाँ पर रहते हैं वो अवैध है। हु केम फ्रॉम बांग्लादेश, जो कहाँ से आ गए, बांग्लादेश से आ गए थे बैक वापस, कहाँ पे, इन 1971। आगे वही लाइन, कहाँ से आए हैं, बांग्लादेश से आए हैं 1971 में। साहिब्स फैमिली इज अमंग देम, साहिब का परिवार भी उन्हीं में से एक है, साहिब का परिवार भी उन्हीं में से एक है। सीमापुरी वास देन ए विल्डरनेस, उस समय पर सीमापुरी जो क्षेत्र था बिल्कुल एक उजाड़ क्षेत्र था। कैसा क्षेत्र था उस समय पर, तो ये उजाड़, कोई नहीं रहता था, बिल्कुल ऐसा था बंजर क्षेत्र, कोई नहीं था उसमें, बंजर क्षेत्र था, दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आता था। इट स्टिल, आज भी ये क्षेत्र उजाड़ ही होने को, तो उजाड़ का मतलब कुछ होता जोता नहीं है वहाँ पर, कुछ पैदावार नहीं है। इट इज़ नो लॉन्गर एम्प्टी, लेकिन अब ये खाली नहीं रहा, बस होने को तो आज भी कुछ नहीं होता वहाँ पर, कुछ फैसिलिटीज़ नहीं है, लेकिन खाली नहीं है, लोग रहने लग गए वहाँ जा कर के। नो लॉन्गर एम्प्टी, खाली नहीं रहा। इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, अब देखो वहाँ पर जो मकान तो बने नहीं है,
ऐसे अपने पास जैसे कि अपन बनाते हैं चूना पत्थर से जो मकान बनाते हैं वो तो है नहीं है, वहाँ कच्ची मिट्टी के बने मकान है। अपन लगाते हैं ना गाँव में, देखा होगा कई अपने अभी भी हो जाते हैं, कई गाँव में देखा होगा मिट्टी से बने हुए मकान, नहीं देखे कभी? मिट्टी से बने हुए मकान देखे होंगे ना, कच्ची मिट्टी से बनाते हैं लीपने पोतने वाली से, वो वाले मकान, ऊपर जो है छान लगा दी, तिरपाल तान दिया, वो मकान बने हुए हैं वहाँ। तो क्या कहता है, इन स्ट्रक्चर्स ऑफ मड, स्ट्रक्चर्स का मतलब संरचना, संरचना किससे है, मकानों की मान लो, संरचना क्या है, एक तरीके की मकान, कच्ची मिट्टी के बने मकानों में, विथ रूफ्स, और जिसकी छतें जो किसकी है, टीन यानी टीन शेड है ना, एंड तारपुलिन यानी तिरपाल, और इसकी छत जो है वो किसकी है, तिरपाल की है या फिर टीन शेड लगे हुए हैं, ठीक है। टी अवॉइड ऑफ स्विस, ड्रेनेज एंड रनिंग वाटर, और ये लोग जो है वंचित है, डे अवॉइड का मतलब के बिना, विदाउट, किसके बिना है ये, स्वेज, स्वेज क्या होती है पहले वो सुनो, एक तो होता है ड्रेन्स और एक होता है स्वेज। ड्रेन्स तो होती है बाहर की नालियाँ, जो बाहर खुले में रहती है, बाहरी नालियाँ होती है बनी हुई, जैसे ये बाहर निकले, ये तो है अपने पास ड्रेन्स, और एक होता है अंडरग्राउंड वाटर, जो अंडरग्राउंड जो नालियाँ होती है जैसे गटर की होती है, अंदर ही अंदर नीचे नीचे बहती रहती है, सिटीज़ के अंदर ये करते हैं ना, नीचे नीचे गटर से जो पाइप जाते रहते हैं, वो होती है स्वेज, यानी कि भूमिगत, भूमिगत गंदे पानी का जो निष्कासन होता है वो क्या होता है, स्वेज। ड्रेनेज का मतलब मैंने बताया था, बाहर की नालियाँ, निकास व्यवस्था, और रनिंग वाटर का मतलब अपना पीने योग्य पानी, इनकी फैसिलिटी से सबके सब कैसे है, वंचित है, जबकि ये बाहर चीज सब में है। लिव 10,000 रैक पिकर्स, और कौन रहता है सीमापुरी में, 10,000 सीमापुरी में रहने वाले रैक पिकर्स है, ठीक है, रैक पिकर्स मतलब कचरा उठाने वाले। दे हैव लिव्ड हेयर फॉर मोर देन 30 ईयर्स, ये यहाँ पर रह रहे हैं कितने सालों से, 30 से ज़्यादा सालों से वो यहाँ पर रहते हैं, वो यहाँ पर रह रहे हैं 30 से ज़्यादा सालों से। फिर आगे कहाँ पर बैठ रही है मक्खी, अभी 30 से ज़्यादा सालों से वो यहाँ पर रहते हैं। विदाउट एन आइडेंटिटी, किसके बिना, किसी पहचान के बिना, विदाउट परमिट, बिना किसी परमिशन के, बिना किसी अनुमति के, ना तो इनके पास आइडेंटिटी है, पहचान है, ना इनके पास अनुमति है, बट विद राशन कार्ड्स, लेकिन इनके पास क्या आ गए, राशन कार्ड्स आ गए, वो मैंने बताया ना कैसे आ जाते हैं कई बार, है ना, दैट गेट देयर नेम्स ऑन वोटर्स लिस्ट, और जिससे वो अपना नाम किस में चढ़वा देते हैं, वोटर लिस्ट में चढ़वा देते हैं, एंड एनेबल दैम, और फिर ये अपने आप को सक्षम बना लेते हैं, टू बाई ग्रेन्स, क्या करने के लिए, अनाज खरीदने के लिए, इससे वो अपने आप को सक्षम कर लें क्या करने के लिए, अनाज खरीदने के लिए। फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट फॉर सर्वाइवल देन एन आइडेंटिटी, और आप सभी जानते हैं पहचान से क्या हो रहा है, कुछ नहीं, भोजन जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है किसके बजाय, पहचान के बजाय। पहचान से क्या हो रहा है, अगर खाना टाइम पे अच्छा मिल रहा है तो फूड इज़ मोर इम्पोर्टेंट, भोजन जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है जीने के लिए, किसके बजाय, आइडेंटिटी के बजाय, पहचान के बजाय। अब क्या है, मैं एक लेखिका कहती है कि मैंने औरतों का एक समूह था, मैंने उससे पूछा कि भाई तुम लोग यहाँ पर क्यों रहते हो इस तरीके से, इस इतने गंदे आवास में तुम कैसे रह लेते हो, क्यों रहते हो, तो उन औरतों के समूह ने मुझे जवाब दिया, इन्वर्टेड कॉमा में आया है, जवाब है किसका, उन औरतों का। क्या बोली औरतें, इफ एट द एंड ऑफ द डे, अगर दिन के अंत में, अगर दिन के अंत में, वी कैन फीड अवर फैमिलीज, अगर दिन के अंत में हम अपने परिवार को फीड करा सकते हैं, परिवार का भोजन करा सकते हैं, फीड का मतलब भोजन खिलाना, अगर दिन के अंत में मतलब रात में, अगर रात के समय पर, शाम के समय पर अगर हम अपने परिवार को भोजन खिला सकते हैं, एंड गो टू बेड विदाउट एन एकिंग स्टोमक, और बिना पेट दर्द के रात के समय आराम से बिस्तर पर जाकर सो सकते हैं, वी वुड रादर लिव हेयर, तो फिर हम यहीं पर रुकना पसंद करेंगे, देन इन द फील्ड्स, उन खेतों के बजाय, दैट गेव अस नो ग्रेन, जो खेत हमें क्या नहीं देते, अनाज नहीं देते। ऐसा कहा है किसने, उन औरतों ने, कि भाई जब हम यहाँ पर रहते हैं, अब यहाँ पर रहते हैं तो हम आराम से अपने परिवार का सुबह के टाइम भी खाना खिला देते हैं, शाम को भी अपन खाना खा लेते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण कर लेते हैं, और रात को बिना पेट दर्द के, बिना पेट दर्द का मतलब भरपेट अच्छे ठीक ठाक खाना खा करके हम अगर हम सो सकते हैं, तो फिर हम क्यों जाएंगे उन खेतों में जो खेत हमें क्या नहीं देते, अनाज ही नहीं देते। ऐसा कौन कहती है, से ए ग्रुप ऑफ वुमेन, एक महिलाओं का एक समूह जो है ऐसा कहता है,
इन टैटर्ड साड़ीज, ये महिलाओं का जो समूह है वो फटी पुरानी सी साड़ी पहने हुए है। ये फटी पुरानी सी साड़ी ये महिलाओं का समूह जो है पहना हुआ है। व्हेन आई आस्क देम, जब मैं उनसे पूछती हूँ कि वाई दे लेफ्ट देयर ब्यूटीफुल लैंड ऑफ ग्रीन फील्ड्स, कि आपने अपना सुंदर सा जो हरे भरे खेत थे उनको क्यों छोड़ दिया आपने, है ना, एंड रिवर्स, आपने वो नदियाँ जो थी क्यों छोड़ाए। जब मैं उनसे पूछती हूँ कि आपने क्यों छोड़ दिया उनको, तो फिर वो लोग कहती हैं कि भाई हम करें तो क्या करें, उनसे हमको अनाज ही नहीं होता था। अब यहाँ हम रुकते हैं तो इससे हमको क्या मिल जाता है, भरपेट खाना से हमको खाना मिल जाता है, बिना पेट दर्द के खाना हम सो जाते हैं, तो और चाहिए भी क्या हमको। वेन एवर दे फाइंड फूड, और जहाँ कहीं भी उनको भोजन मिलता है, वेर एवर जहाँ कहीं भी दे फाइंड फूड, इनको भोजन मिलता है, दे पिच देयर टेंट्स, तो ये क्या करते हैं अपना तंबू जो है वही गाड़ देते हैं। ऐसे होते हैं ना इधर से उधर घुमक्कड़ जो लोग होते हैं उनकी तरह, जहाँ कहीं भी इनको भोजन मिलता है दे पिच देयर टेंट्स, ये लोग अपना तंबू जो है वो वहीं गाड़ देते हैं। दैट बिकम ट्रांजिट होम, और ये तंबू जो है उनका क्या बन जाता है, अस्थायी घर। ये तंबू ही उनका क्या बन जाता है, अस्थायी घर बन जाता है। फिर चिल्ड्रन ग्रो अप इन दैम, बच्चे इन्हीं तंबुओं में बड़े होते रहते हैं, है ना, आज यहाँ चले गए, कल वहाँ चले गए, परसों कहीं और चले गए, बच्चे जो है इन्हीं तंबुओं में बड़े होते रहते हैं। बिकमिंग पार्टनर्स, और बच्चे भी क्या बन जाते हैं, इनके पार्टनर बन जाते हैं, साथ साथ हिस्सेदार बन जाते हैं। पार्टनर मतलब हिस्सेदार, हिस्सेदार बन जाते हैं इन सर्वाइवल, जीवन जीने में। बच्चे भी साथ साथ इनके जीवन जीने में क्या बन जाते हैं, पार्टनर। एंड सर्वाइवल इन सीमापुरी, और अगर सीमापुरी में जीवन जीना है, उसमें जीवित रहना है, इसका मीन्स होता है रैक पिकिंग। क्या करना पड़ेगा, कचरा उठाना पड़ेगा। भाई सीमापुरी में अगर सर्वाइवल करना है तो इट मीन्स क्या है, रैक पिकिंग, कचरा उठाना है, और कोई काम नहीं है तुम्हारे पास सीमापुरी में रह करके। तो थ्रू द ईयर, सालों से, थ्रू द ईयर सालों से, इट हैज़ एक्वायर्ड द प्रपोर्शन ऑफ ए फाइन आर्ट, सालों से इस रैक पिकिंग ने, कचरा उठाना जो है, इसने हैज़ एक्वायर्ड प्राप्त किया है, द प्रपोर्शन ऑफ ए फाइन आर्ट, एक बहुत अच्छा खासा अनुपात, इसका फाइन आर्ट का, फाइन आर्ट का मतलब ललित कला का, एक अच्छी सी कला का एक अच्छा खासा अनुपात जो है इस रैक पिकिंग ने प्राप्त कर लिया। मतलब सारे लोग जो है वो क्या करने लग गए हैं, रैक पिकिंग का काम करने लग गए हैं। गार्बेज टू दैम, उन बच्चों के लिए, उन लोगों के लिए कचरा जो है वो क्या है, इज गोल्ड, सोना है, उन्हीं से उनका जीवन यापन होता है ना। इट इज देयर डेली ब्रेड, ये उनकी रोजाना की क्या है, रोटी है, ये उनकी क्या है, रोजाना का भोजन है। ए रूफ, ये उनके लिए क्या है, उनकी छत है, एक छत है, ओवर देयर हेड्स, उनके सिरों के ऊपर। इवन इफ, भले ही जो है, इट इज ए लीकिंग रूफ, चाहे से छत टपकने वाली क्यों ना हो, फिर भी उन लोगों के लिए छत तो है, इसी से तो अपना वो घर बना पा रहे हैं, जिसी से अपने वो खाना खा पा रहे हैं, चाहे वो छत टपकने वाली क्यों ना हो। बट फॉर ए चाइल्ड, लेकिन बच्चों के लिए, इट इज इवन मोर, बच्चों के लिए तो यह और भी बड़ी चीज़ है, ये कचरा उठाना उनके लिए तो और भी बड़ी चीज़ है। आगे कहता है, आई समटाइम्स फाइंड ए रूपी इवन ए 10 रुपी नोट, कभी कभार मुझे एक 10 रुपए का नोट भी मिल जाता है। यार ये आ गया यहाँ से, सॉरी वो कौन कहता है, साहिब कहता है, यहाँ से साहिब कह रहा है कि कभी कभार मुझे 1 रुपए का नोट मिल जाता है, कभी कभार मुझे 10 रुपए का नोट भी मिल जाता है। साहिब कहता है ये बात, हिज आईज लाइटिंग अप, और जैसे ही वो ये बात कहता है उसकी आंखें खिल उठती है, मुझसे इसने ऐसा कहा तो उसकी आंखें खिल उठ जाती है। When you can find a silver coin in a heap of garbage, you don't stop scrounging, for there is a hope of finding more. आपको सबको ही पता है ये बात कि जब हमें कुछ एक चीज़ मिल जाती है ना कचरे के ढेर में से, अपन उम्मीद करते हैं और मिलेगी, है ना। कुछ चीज़ खोद रहे हैं, एक सोना को सिक्को निकल के आ गया गलती से, और सोचते हैं अरे और निकलेगा, खोदो खोदो खोदो, वही चीज़ ये कर रहा है कि जब आपको एक सिल्वर कॉइन अगर मिल जाता है किसी कचरे के ढेर में से, वैन यू कैन फाइंड ए सिल्वर कॉइन, जब आपको एक सिल्वर कॉइन मिल जाता है किसी कचरे के ढेर में से, यू डोंट स्टॉप स्क्राउंजिंग, तो आप छानबीन करना बंद नहीं करते हैं, नहीं करते हैं ना। फॉर, क्योंकि देयर इज ए होप, क्योंकि क्या होता है, एक आशा होती है, ऑफ फाइंडिंग मोर, कुछ और ज़्यादा मिलने की, होती कि नहीं होती, हम और ज़्यादा ढूंढते हैं फिर। इट सीम्स, ऐसा लगता है, दैट कि फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, गार्बेज हैज़ ए मीनिंग डिफरेंट, ऐसा लगता है कि जो बच्चे हैं ना उनके लिए कचरा एक अलग अर्थ रखता है, कचरा जो है उसकी मीनिंग जो है वो अलग है, डिफरेंट है, फ्रॉम वाट इट मीन्स टू देयर पेरेंट्स, जो मीनिंग
माता पिता रखते हैं कचरे के लिए, उस मीनिंग से बच्चे जो है उनकी मीनिंग अलग है। मतलब बच्चों के लिए कचरा अलग मायने रखता है और माता पिताओं के लिए कचरा अलग मायने रख रहा है। क्या रख रहा है? फॉर द चिल्ड्रन, बच्चों के लिए, इट इज ए रैप्ड इन वंडर। बच्चों के लिए तो जो कचरा होता है वो एक रैप्ड, रैप्ड का मतलब लिपटी हुई चीज है कोई। बच्चों के लिए तो कचरा क्या है? एक लिपटी हुई चीज है, किसमें? वंडर का मतलब आश्चर्य में, कि भाई कोई बहुत अद्भुत चीज मिलने वाली है, कोई आश्चर्य में लिपटी हुई चीज है बच्चों के लिए तो कचरा। फॉर द एल्डर्स, लेकिन जो बड़े जो लोग हैं उनके लिए, इट इज ए मीन्स ऑफ सर्वाइवल, यह जीवन जीने का क्या है? एक माध्यम है। मीन्स का मतलब तरीका है, माध्यम है, स्रोत है। यह जीवन जीने क्या है? एक स्रोत है। विंटर मॉर्निंग, एक सर्दियों की सुबह, आई सी साहिब, मैं साहिब को देखती हूँ। आई कौन है यहाँ से? अनीस जंग लेखिका ना। तो एक सर्दी की सुबह मैं देखती हूँ किसको? साहिब को। स्टैंडिंग, साहिब खड़ा हुआ है कहाँ पे? बाय द फेंस्ड गेट। फेंस्ड गेट क्या होता है? जैसे कि एक बाहर लकड़ी का एक गेट बना दिया जाता है, जैसे बाढ़ के टाइप में गेट बना देते हैं, वैसे ही काम चलाओ जो होता है, लकड़ी का गेट बना दिया जाता है। फेंस मतलब वैसे ही बाहर की तरफ रेलिंग वाला गेट जो बनता है ना, रेलिंग टाइप का गेट जो गेट बनता है वो क्या कहलाता है? फेंसर गेट। वहाँ उसके पास में खड़ा हुआ था। ऑफ द नेबरहुड क्लब, पास में ही एक क्लब था, खेलों का क्लब होता है ना, जैसे कि टेनिस के या फिर किसी बैडमिंटन का जो क्लब होते हैं, तो वहाँ पर उसके गेट के पास में वो खड़ा हुआ था। क्या कर रहा था? वॉचिंग, देखते हुए। किसको देख रहा था? टू यंग मैन, दो युवा लोग व्यक्ति थे, उनको देख रहा था। ड्रेस्ड, और ये दोनों जो युवा व्यक्ति थे इन्होंने कपड़े पहने हुए थे इन वाइट, कैसे? बिल्कुल सफ़ेद। प्लेइंग टेनिस, और क्या खेल रहे थे वो? टेनिस खेल रहे थे। अब टेनिस की जो अपन देखो ना कॉस्ट्यूम्स जैसी होती है, बिल्कुल वो थी उनकी। आई लाइक द गेम, ही हम्स, वह भिन भिनाता है। हम का मतलब क्या होता है? भिन भिनाना, धीरे धीरे से कहना। अब जब मैं वहाँ पहुँचती हूँ तो वह धीरे धीरे से कहता है कि मुझे बहुत पसंद है क्या? ये खेल। आई लाइक दिस गेम, मुझे ये गेम जो है बहुत ज़्यादा पसंद है। कंटेंट टू वॉच, और साहेब जो है ना वो संतुष्ट है। कंटेंट मतलब संतुष्ट है किसके लिए? टू वॉच, देख करके। इट, इस खेल को। स्टैंडिंग बिहाइंड द फेंस, फेंस के पीछे से खड़े होकर के, आराम से वहाँ पीछे खड़ा रहेगा और उस खेल को देख करके, वहीं से खड़ा खड़ा के देख करके भी वो खुश है। आई गो इन साइड वैन नो वन इज अराउंड, वो कहता है, ही एडमिट्स, वह इस बात को स्वीकार करता है कि जब कभी वहाँ पर कोई नहीं होता है ना, नो वन इज अराउंड, जब आसपास कोई नहीं होता है तो मैं अंदर चला जाता हूँ, ऐसा वो स्वीकार करता है। द गेट कीपर लेट्स मी यूज़ द स्विंग, और जो गेट कीपर है जो वहाँ पर होता है वो मुझे स्विंग, स्विंग क्या होता है? वो रैकेट जो होता है झूला खेलने का, उसको वो मुझे यूज़ करने देता है। साहिब टू इज़ वियरिंग टेनिस शूज़, और इस समय साहिब जो है ना वो भी पहना हुआ है क्या? टेनिस शूज़। दैट लुक स्ट्रेंज, और ये टेनिस शूज़ कैसे दिख रहे हैं? बिल्कुल अजीब से। कैसे दिख रहे हैं? बिल्कुल ये अजीब से दिखाई दे रहे हैं। ओवर हिज डिसकलर्ड शर्ट, उसकी बेरंग की जैसी शर्ट के ऊपर, क्योंकि उसकी शर्ट जो है ना उसका रंग उड़ चुका है, बेरंगी से शर्ट है, और उस शर्ट के ऊपर उसका जो कलर है वो कैसा है? बिल्कुल बिल्कुल फीका सा है, इसलिए उस शर्ट के ऊपर जो शूज़ है ना वो कुछ अलग ही दिख रहे हैं। एंड शॉर्ट्स, और शॉर्ट पहना हुआ उसने। समवन गेव दैम टू मी, ही सेज, वह कहता है, क्या कहता है? कि किसी ने मुझे जूते है ना वो दिए हैं। ही सेज इन द मैनर ऑफ एन एक्सप्लेनेशन, और वह कुछ इस प्रकार से कहता है जैसे कि वो, मैंने उसे पूछा नहीं है कि तुमने ये जूते क्यों पहने हुए, लेकिन खुद ही अपने आप ही एक्सप्लेनेशन का मतलब स्पष्टीकरण, एक्सप्लेनेशन क्या बोलेंगे? स्पष्टीकरण के तौर पर वो खुद ही कह देता है क्या? कि भाई मुझे जूते जो है दिए हैं। द फैक्ट दैट, ये तथ्य ये है कि दे आर डिस्कार्डेड शूज़, क्योंकि ये जो जूते हैं वो कैसे हैं? डिस्कार्डेड है। डिस्कार्डेड का मतलब छोड़े हुए, त्यागे हुए। डिस्कार्डेड का मतलब क्या होता है? छोड़े हुए या त्यागे हुए। ये जूते जो है वो कैसे हैं? किसी के त्यागे हुए जूते हैं। ऑफ समवन रिच बॉय, किसके त्यागे हुए? किसी धनवान आदमी के, किसी धनवान बच्चे के। हु परहैप्स, जो शायद, जिस बच्चे ने शायद रिफ्यूज, मना कर दिया था, टू वियर दैम, इन जूतों को पहनने से। बिकॉज ऑफ ए होल, क्योंकि उन जूतों में क्या हो गया था? एक होल हो गया, एक छेद हो गया था। इन वन ऑफ द, उनमें से किसी एक जूते में, किसी एक जूते में उनमें क्या हो गया था? छेद हो गया था, इसलिए। डज नॉट बोदर हिम, और लेकिन ये छेद जो है ना वो कोई परेशानी नहीं करता। बोदर का मतलब क्या होता है? परेशान करना। ये छेद जो है वो परेशान नहीं करता किसको? हिम किसके लिए आ रहा है? किसके लिए आ रहा है? साहिब को। साहिब को कोई परेशान नहीं करता ये छेद। अब फॉर,
क्योंकि वन एक ऐसा व्यक्ति हु हैज़ वॉकड बेयरफुट, जो हमेशा से कैसा रहा है, नंगे पैर रहा है। क्योंकि एक ऐसा आदमी जो हमेशा से नंगे पैर रहा है, इवन शूज़ विद ए हॉल, अगर उस बच्चे के पास में एक हॉल वाला जूता भी अगर होगा तो इज़ ए ड्रीम कम ट्रू, तो उसके लिए तो वो सपना का सच होने जैसा है। भाई जो बच्चे ने शुरुआत से कोई एक जोड़ी जूता भी नहीं पहना, उस बच्चे के लिए तो ये एक तरीके से सपना सच होने जैसा है। बट द गेम, लेकिन जो खेल था, कौन सा, टेनिस वाला, लेकिन वो जो खेल था, ही इज़ वाचिंग, जिसे वो देख रहा है, सो इंटेंटली, बड़ी इतनी गहनता से, इतने ध्यान से, जो खेल वो इतने ध्यान से देख रहा है, इज़ आउट ऑफ रीच, उसके भी पहुँच से क्या है, काफ़ी दूर है, वो खेल अभी उसकी पहुँच से बाहर है। दिस मॉर्निंग, इस बार, साहिब इज़ ऑन हिज वे, साहिब अपने रास्ते पर है, टू द मिल्क बूथ, कहाँ जा रहा है वो, मिल्क बूथ जा रहा है। साहिब कहाँ जा रहा है, अपने मिल्क बूथ, यानी कोई मिल्क यानी दूध की डेयरी होगी कोई, है ना, तो मिल्क बूथ है, वहाँ जा रहा है वो। क्या करता है वहाँ पे अब, इन हिज हैंड, उसके हाथ में क्या है, इज़ ए स्टील कैनिस्टर, एक स्टील का कैनिस्टर, स्टील की इडली है उसके हाथ में, उसके हाथ में इस समय। आई नाउ वर्क इन ए टी स्टॉल डाउन द रोड, और ही सेज, वह कहता है, जब मुझसे मिला है ना उस बार, तो वो मुझसे कहता है कि मैं काम करता हूँ, कहाँ काम करता हूँ, इन ए टी स्टॉल, एक चाय की दुकान पर मैं काम करता हूँ, डाउन द रोड, सड़क के वहाँ उस पार, सड़क के नीचे वहाँ पर एक टी स्टॉल है, मैं वहाँ पर काम करता हूँ। ही सेज, वह कहता है, पॉइंटिंग इन द डिस्टेंस, क्या करते हुए, दूर दिशा की तरफ इशारा करते हुए, डिस्टेंस का मतलब दूरी, भाई पहले इशारा किया भी वहाँ सड़क के उस पार दुकान है, टी स्टॉल है, वहाँ मैं वहाँ का काम करता हूँ। आई एम पेड 800 रुपीज़, और मुझे इसके लिए भुगतान किया जाता है कितने, 800 रुपये। एंड ऑल माई मील्स, और मेरा पूरा भोजन मुझे मिल जाता है, ये उसका वेतनमान है। डज ही लाइक द जॉब, मैं उससे पूछती हूँ क्या उसे उसकी जॉब पसंद है। आई आस्क, मैं उससे पूछती हूँ, तो जैसे ही मैंने उससे पूछा, हिज फेस, उसका चेहरा जो है, आई सी, मैं देखती हूँ, हैज़ लॉस्ट द केयर फ्री लुक, मैं देखती हूँ उसका चेहरा जो है, उसने चेहरे के ऊपर पहले जो बेपरवाह वाला चेहरा था वो उसका खो गया है। बेपरवाह चेहरा मतलब पहले उसके चेहरे पर कोई ऐसी परेशानी नहीं दिखती थी, लेकिन अब उसके चेहरे के ऊपर वो परेशानी वाली जो सबब है वो साफ दिखाई देती है। द स्टील कैनिस्टर सीम्स हैवियर देन द प्लास्टिक बैग, और ऐसा लगता है कि जो स्टील का कैनिस्टर है जो लेके चल रहा है वो ज़्यादा भारी है, किससे, उस प्लास्टिक के बैग से। अब देखा जाए ना तो स्टील का कैनिस्टर जो है बल्कि हल्का ही है वैसे देखा जाए तो, किससे, उस प्लास्टिक के बैग से। लेकिन अब इसमें भारी क्यों बताया वो नीचे बताएगा कि स्टील कैनिस्टर जो है वो ऐसा लगता है ज़्यादा भारी है, किससे, प्लास्टिक बैग से। ही वुड कैरी, जिस प्लास्टिक बैग को वो ले जाया करता था, सो लाइटली, इतने हल्के रूप से, ओवर हिज शोल्डर, उसके कंधे के ऊपर, जिस अपने कंधे के ऊपर जिस प्लास्टिक बैग को ले जाया करता था ना, वो बैग ज़्यादा हल्का लग रहा था बजाय हिस्से किसके, प्लास्टिक सॉरी स्टील के कैनिस्टर से। क्यों, क्योंकि द बैग वाज इस, वजह सीधी ये थी कि बैग तो उसी का था, बैग तो उसी का था। द कैनिस्टर बिलोंग्स टू द मैन, जबकि कैनिस्टर जो है उस आदमी का है, हु ओन्स द टी शॉप, जो क्या चलाता है, टी शॉप चलाता है, चाय की दुकान चलाता है। साहिब इज़ नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, क्योंकि वजह क्या रह गई, साहिब जो है वो क्या नहीं रहा, अपना खुद का मालिक है वो खुद नहीं रहा। वजह सीधी ये थी कि भाई प्लास्टिक का जो बैग है ना, हालांकि वो वजन में ज़्यादा है स्टील कैनिस्टर से, बट वजह क्या रह गई कि भाई स्टील का कैनिस्टर तो उस आदमी का है जिस आदमी के यहाँ वो काम कर रहा है, प्लास्टिक का बैग खुद का था, मर्जी से आवे तो मर्जी से जाता, मर्जी से उठाता बैगों को, नहीं तो नहीं करता काम। लेकिन अब वो काम करना पड़ेगा क्योंकि अब अपनी खुद का मर्जी का मालिक वो नहीं बचाता, वो काम करने लग गया था किसके यहाँ पर, उससे टी शॉप के यहाँ पर, है ना, टी शॉप जो चला रहा था। तो इस प्रकार से यहाँ कहता है कि अपनी मर्जी का मालिक अब वो बिल्कुल नहीं है। ठीक।